हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट फर्स्ट करेंगे। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मॉक टेस्ट किए हैं। हम यूट्यूब पर डेली शाम को 4 बजे मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, जिसके जितने भी क्वेश्चंस ठीक हों वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखते हैं किसके कितने ठीक होते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कि केन्जियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बात हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज अनस्टेबल फंक्शन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। वेलोसिटी ऑफ मनी अपने डिटर्मिनेंट्स का अनस्टेबल फंक्शन है, ये बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ मनी के डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इनकम, ये सब। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब कि एक टाइम पीरियड में एक कॉइन कितने हैंड्स में रोटेट हुआ या फिर उसने कितने गुड्स को परचेज़ किया। जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, हमारे पास 10 रुपये हैं। मान लीजिए कि हम एक बिस्किट का पैकेट लेके आए, उसे हमने दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने आगे कुछ और सामान को यूज़ करने के लिए, परचेज़ करने के लिए उसको दे दिया। उसके बाद आगे किसी और ने दे दिया। ये जो प्रोसेस है ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट इज लेबर इज सब्जेक्ट टू मनी इल्यूजन। ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम देखते हैं कि मनी इल्यूजन क्या होता है। मनी इल्यूजन मीन्स एक बिलीफ दैट की परचेजिंग पावर हमारी कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए कि ये आपकी 2 साल पहले जो इनकम थी वो थी हमारी 10,000, ठीक है, और अभी भी हमारी 10,000 ही है। और हम ये बिलीव कर रहे हैं कि परचेजिंग पावर हमारी उतनी ही रही है, बट ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए कि इतने साल में आपके इन्फ्लेशन भी आएगा, कि कई चीज़ ऐसी होंगी जो बहुत महंगी भी हो गई होंगी। एक दो चीज़ का, कुछ चीज़ों का ये भी होता है कि प्राइस डिक्रीज हो जाए और कुछ का इंक्रीज भी होता है, ठीक है। परंतु इसमें मनी इल्यूजन में ये मानते हैं लेबर्स कि वो कांस्टेंट ही रहेगा, परचेजिंग पावर आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। जो हमारे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन टेंड्स टू बिकम फ्लैट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट वेल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हर एक लेवल पे वो क्या होगा, हमारा फ्लैट होगा। फ्लैट कैसे? ऐसे। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद फुल कैपेसिटी जब रीच कर जाएगा उस टाइम पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन थोड़ा स्टीप हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्या बचा? फोर्थ हो गई हमारी इनकरेक्ट। करेक्ट। इसमें क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज वर्टिकल एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंप्लीटली सप्लाई डिटरमाइंड। ये बोलते हैं कि एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व है वो हमारा क्या रहेगा, वर्टिकल, ठीक है। और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को सप्लाई ही डिटरमाइन करेगा। जैसे कि हमारा सेल्स लो होता है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, वो तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। परंतु केन्जियन में ऐसा कुछ नहीं है कि सप्लाई ही आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब कुछ सप्लाई ही जनरेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स तो हो गई करेक्ट, और हमारी फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो है रॉन्ग। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Tobin Q theory of investment indicates that firm add to their stock of capital when फर्म्स अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल में कब ऐड करती हैं? जब उनकी फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए रियल एसेट्स के रिप्लेसमेंट से। ये है हमारा सेकंड ऑप्शन बी। जब उनकी फाइनेंशियल एसेट्स जो कि उनके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू रियल एसेट्स के रिप्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाए। रियल एसेट्स जैसे हमारे प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई, वो सारी चीज़ें। लेट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन करंट इनकम इंक्लूड्स
नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट रिलेटिंग टू कंजम्पशन विथ करंट इनकम विल प्रोड्यूस। ये बोलते हैं कि जब आपका नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट आ जाए, नेगेटिव कब आता कि हमें एकदम से विंडफॉल लॉस हो गया या फिर हमें एकदम से कोई भी खर्चा आ गया उस टाइम पर, ठीक है। तो जब हमें एकदम से कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के मैरिज में, इस टाइम पे हमारी जब नेगेटिव कंपोनेंट आ जाए तो हमारे कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जब कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी इनकम के कंपेयर में, तो उस टाइम पे आपकी एपीसी क्या होगी? एपीसी हमारा रेशियो होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम का। जब कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो आपका एपीसी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जो हमारी एपीसी है वो लॉन्ग रन एपीसी से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा आंसर नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि एडब्ल्यू फिलिप्स ने जो फिलिप्स कर दी थी उसका कौन सा फीचर नहीं है। पहले वो फिलिप्स कर्व नॉन लीनियर है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ एक्सचेंज इन वेज रेट। सही बात है, बिल्कुल। वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। देखिए उसकी शेप ऐसे थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। सेकंड, देयर इज लूप इन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप कर्व। लूप झुकाव है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आप इस कर्व को देखिए, ये इस साइड से मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ। आप घड़ी को ही लगाइए, देखिए तो उसमें यहाँ पे 12 होता है, 6, 3 और 9। अगर आप 12 से 6 की तरफ जाते हैं जैसे इस डायग्राम में हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप 12 से 1, 2, 3 ऐसे जाते हैं तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। तो इसमें लूप देखिए किस साइड है, झुकाव की साइड, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट। द वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज प्रिडिक्टेबल, कि आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि वेज और इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप क्या होगा। देखिए आपने ये डायग्राम किया होगा फिलिप्स कर्व का ऐसे, यहाँ पे हम इन्फ्लेशन और वो लेते हैं वेजेस, यहाँ पे लेते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बताया होता है कि किस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इन्फ्लेशन होगा, क्या वेजेस होगा। जैसे कि 0% जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम पर हमारा जो इन्फ्लेशन रेट जब हमारा 3% अनएम्प्लॉयमेंट होता है उस टाइम पर हमारा इन्फ्लेशन रेट 3% अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारा इन्फ्लेशन रेट 0 होता है और वेजेस हमारे 2 होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया करेक्ट। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के शिफ्ट्स की कोई बात नहीं करता जो हमारा एडब्ल्यू फिलिप्स ने फिलिप्स कर दिया था। तो हमारा डी ऑप्शन है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन केन्सियन सिस्टम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेज बिकॉज ऑफ। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इसका रिलेशनशिप किससे होता है? इसका रिलेशन होता है प्राइस से। ये फंक्शन है प्राइस, ये प्राइस का फंक्शन नहीं है, ये है इंटरेस्ट रेट का फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें बताना है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और सेकंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, गलत। टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, ये भी गलत। रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, ये ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन। परमानेंट जो हमारी कंजम्पशन है वो डिपेंड करते हैं हमारी परमानेंट इनकम पर, ठीक है। परमानेंट कंजम्पशन डिपेंड ऑन परमानेंट इनकम, मतलब हमारे डी पार्ट करेक्ट है। लेट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to life cycle hypothesis, an individual level of consumption depends not just on current income but also on long run expected income, expected earnings.
असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में हमें बिकॉज लगा के सोल्व करना होता है। ये बोलते हैं कि लाइफ साइकिल जो हाइपोथेसिस है उसमें कंजम्पशन है जो हमारी करंट की जो हमारी कंजम्पशन है वो सिर्फ करंट की इनकम पर ही नहीं डिपेंड करती, वो हम लॉन्ग रन में कितना अर्न करेंगे उस पर भी डिपेंड करती है। और ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। बिकॉज अब हम बिकॉज लगा के इसको सोल्व करेंगे। बिकॉज इंडिविजुअल आर अज्यूम टू प्लान ए पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर टाइम। वो जो हमारी करंट कंजम्पशन है वो करंट पर ही नहीं फ्यूचर पे भी डिपेंड करती है, और वो इसलिए करती है क्योंकि वो प्लान करते हैं कि आपके फ्यूचर में एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी होगी। और ये बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग। अरे ये हमें ओरिजिन के अकॉर्डिंग लगाना है। जो हमारे क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इनमें जस्ट हमारी रैशनैलिटी ही ज़्यादा मैटर करती है। हम सबको पता है सबसे पहले हमारा था बार्टर सिस्टम, तो कमोडिटी वाला आ गया सबसे पहले। नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट था हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज़ करते थे, तो हमारा नेक्स्ट हो गया मेटलिक। उसके बाद आया पेपर मनी, उसके बाद आया हमारे चेक्स। और ये किस में है? थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। ये है हमारा सी ऑप्शन। और देखिए कि हमें अगर फर्स्ट ही पता था तो ही हमारा सारा करेक्ट हो रहा था, और किसी में भी फर्स्ट पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। इसमें है फर्स्ट रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, ये आई थी 1956 में। और जो हमारी इनकम थ्योरी है ये मिड 20th सेंचुरी में आई थी, मिड 20th सेंचुरी। और क्वांटिटी थ्योरी आई थी हमारी 1566 में। और कैश बैलेंस अप्रोच से रिलेटेड है एसीपी गु ने दिया था 1917 में, मार्शल ने दिया था 1923 में, रॉबर्टसन ने 1922 में, और केन्स ने भी 1923 में। हाउट्रे और हाउट्रे ने दिया था 1921 में, और लेविंगटन ने दिया था 1922 में। इसका मतलब कि अगर हम एसीपी से भी लगाते हैं तो 1917 में इसकी स्टार्टिंग होगी। अब देखिए क्वांटिटी थ्योरी 1566, तो फर्स्ट पे क्या आएगा हमारा? क्वांटिटी थ्योरी। फर्स्ट पे थर्ड, दो में है, ये दोनों कट गए। उसके बाद आएगा हमारा ये जो इनकम थ्योरी है ये मिड 20th सेंचुरी मीन्स 1950s के आसपास हम लगा सकते हैं। तो और 1917 जो कैश बैलेंस अप्रोच का टाइम है ये अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम है, तो हमारा फोर्थ पहले आ गया डी। हमारा डी ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद इनकम थ्योरी और फिर रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। लेट वी मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स दी थी हमारी सेकंड रॉबर्ट लुकास ने, ठीक है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन 1956 में। और मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड बजट टी.एच. हावेल्लो ने दिया था, और टी.एच. हावेल्लो ने इसको 1945 में दिया था, ठीक है, 1945। न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स ये 1980s के बाद आई थी। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के क्रिटिक्स थे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रॉबर्टसन ने 1973 में दिया था, और 1991 में एन ग्रिगोरी मैनकिव ने न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स दिया था 1991, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके बता दीजिए, और जितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं उनको भी कमेंट में लिख दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।